हाँ भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल, क्या हालचाल? कैसे हो बाबू? कैसे हो बाबू? हाँ, आज विपिन सर से बात हुई भाई। आपके बहाने विपिन सर से आज बात हो गई। लंबा लंबे टाइम से हम लोग सोचते थे बात करें बात करें बात करें, बात ही नहीं हो पाती थी यार। कैसे हो? हाँ भैया। 115 फिजिक्स, 117 फिजिक्स, बहुत बढ़िया। शाबाश। पेपर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो क्लास में नहीं कराया गया होगा। ठीक है। पूरा पेपर ऑलमोस्ट हमारा क्लास से ही है। ठीक है। प्लीज गलतियां फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। कहाँ गलती हुई है। चलो, आज पेपर के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं आज, क्योंकि जो है जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। आज की क्लास बहुत छोटी क्लास रहेगी। ठीक है। कोई लंबी चौड़ी क्लास बिल्कुल नहीं रहेगी, मात्र 1 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा 58-59 मिनट पे ही क्लास को छोड़ दूं। ठीक है। आपकी पहले आप ये समझ लो कि बायोलॉजी की जो है विपिन सर की 2 घंटे की क्लास होती, तो भैया मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके 1 घंटा मैंने कहा सर आप मुझे दे दो। ठीक है। 1 घंटा आप मुझसे फ्यूचर में आप बाद में कभी ले लेना। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो संधि कर ली दोनों भाइयों ने मिलके कि चलो 1 घंटा विपिन सर पढ़ा लेंगे, 1 घंटा मैं पढ़ा लूंगा। ठीक है। तो इसलिए पहली बात, आपके ऊपर कोई ज़्यादा लोड नहीं आएगा। थोड़ा तो आएगा, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। ठीक है। लेकिन वो एक्सेस लोड नहीं आएगा, पहली चीज़। ठीक। अर्थात 58-59 मिनट में मैं क्लास छोड़ दूंगा, दूसरी बात। तीसरी बात, आज की क्लास में आपको नोट्स वोट्स नहीं बनाने हैं। क्लास के बाद आप नोट्स बनाइएगा। जब आप पूरी क्लास अटेंड कर लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लिखने के लिए हमारे पास आज की क्लास में 3 पेज होंगे। ठीक है। तो बस अभी आप रफ कॉपी निकाल के बैठिए। ठीक है। रफ कॉपी निकाल के बैठिए, और रफ कॉपी निकालने के साथ हो सके तो साथ साथ वैसे लिखते रहिएगा जैसे कि अगर आप फेयर कॉपी में भी लिखो तो चलेगा, जैसे रफ कॉपी में नोट करते हैं चाहो तो ऐसे लिखते रहिएगा। ठीक है। वो जो डेडिकेटेडली नोट्स बनाने वाला काम है, ठीक है, वो आप बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेरा पॉइंट क्या है। ठीक है। क्या क्या चीज़ लिखनी है वो मैं स्लाइड पे लिख दूंगा पहले से ही। ठीक है। कि ये कॉपी पे लिखना है, ये कॉपी पे नहीं लिखना है। ठीक है। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे सारे लोग। ठीक है। और बेटा मेरी ना आज आवाज़ ऐसे ही रहेगी, इससे ज़्यादा लाउड में बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है। कल थोड़ी मंजिल में क्या था, हाँ वो एक बच्चा कह रहा लो वॉइस, इसी वॉइस में काम चलाना पड़ेगा आपको। ठीक है। कल रात की जो मंजिल थी तो पता नहीं क्या हुआ उस मंजिल में, तो मेरा गला काफ़ी क्लास के बीच में मुझे एहसास होने लगा था कि खराब होने जा रहा है। ठीक है। तो वो एक्चुअली में हो गया था। ठीक है बाबू। चलो शुरू करें। वो कह रहा है सर देखना 1.5 घंटे का होगा। नहीं भाई, तू देखना 1 घंटे का ही होगा। ठीक है। तू देखना 1 घंटे का ही होगा। ठीक है। टेंशन ना ले भाई, 1 घंटे का ही होगा। ठीक है। चलो स्टडी, रेडी स्टडी पोस्ट शुरू करें सारे लोग। हैं, तुम्हारी चैट स्टॉप हो गई है लोकेश जी, वो प्लीज चेक कीजिएगा। चैट इनकी स्टॉप हो गई है, मुझे आना बंद हो गई है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है ना। चलो शुरू करें। है। चल भाई स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है। अभी लिखने उठने का काम मत कीजिएगा प्लीज, लिखने का काम मत कीजिएगा। ठीक है। लिखने का काम आप बाद में कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और लिखने के काम में मैं जो जो पेजेस बोलूंगा वो आप लिखोगे तो मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, जल्दी जल्दी अगर आप लिखोगे तो। ठीक है। क्योंकि आज की क्लास की सारी चीजें नहीं लिखनी है। ठीक है बाबू। मैंने भी मंजिल अटेंड करी थी। हाँ बेटा, अरे यार मंजिल ना कल यार पता नहीं क्या हो गया कल, मुझे मुझे खुद समझ में नहीं आया। ठीक है। मुझे ड्यूरिंग मंजिल लेते वक्त ही मुझे एहसास हो गया था कि अब मेरी जो क्या बोला था विपिन सर ने, एक एक लाइन बोली थी यार, मामला सेट होने वाला है, कुछ ऐसा बात बोल रहा था विपिन भाई ने, है ना। तो मुझे उसी टाइम लग गया था मामला, यार आज तो मामला सेट होने वाला है। और जब मेरे दिमाग में आता मामला सेट होने वाला है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ठोटा है यकीन बैच का। अबे यार यकीन बैच, क्योंकि उसकी क्लास रोज है। अर्जुना वालों की तो चलो 2 दिन छुट्टी होती है, 1 दिन या 2 दिन शायद छुट्टी होती है, तुम्हारी तो रोज क्लास होती है। बिल्डिंग सेट होने वाली है। बिल्डिंग सेट होने वाली है। विपिन भैया भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आज का जो आर्टिकल है, सबसे पहला आर्टिकल है मेरे भाई, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है। पहले तो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा 4 से 5 मिनट, आराम से बैठ के सुनिएगा। फिर मैं इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, सलीम भैया मेथड। वो लाइन केवल 20 सेकंड की होगी, और 20 सेकंड की लाइन से तुझे तेरी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब यह है कि सर अब तक हमने देखा था कि कूलम लॉ क्या होता है, बोले सर K Q1 Q2/R² होता है। फोर्स जो लगता था, है ना। अगर पॉजिटिव, दोनों चार पॉजिटिव होंगे तो रिपल्शन होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। सारे बच्चे हार्ट का साइन लगाते रहिएगा बीच बीच में, अगर समझ में आ रही है आपको सारी बात।
लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि भाई हमें ये बता दो, ये जो भी फोर्स है ये प्रॉपर साइन के साथ बता दो, डायरेक्शन के साथ बता दो। अरे बात प्रॉपर डायरेक्शन की, भाई आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में बता दो, वेक्टर फॉर्म में हमको बता दो, वेक्टर फॉर्म में। ठीक, तो इसका मतलब अब तक हमने जो भी देखा है, अब तक हमने जो भी पढ़ा वेक्टर, अब तक जो भी हमने कूलम लॉ पढ़ा, वो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर हमने डायग्राम में पढ़ा कि भाई इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इनका रिजल्टेंट इधर होगा। जैसे हम लोग वेक्टर में शुरुआत में पढ़ते थे, ठीक है, कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। लेकिन अब हमको चाहिए भाई, हमको बता दो कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब आई कैप जे कैप में बता दो भाई साहब कितना फोर्स लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कह दूं, यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमको बता दो कि भाई अब जो फोर्स लगेगा वो आई कैप जे कैप के कैप में कितना होगा। Q1 वाला बंदा Q2 पे जो फोर्स लगा रहा होगा उस फोर्स का हमको वेक्टर फॉर्म बता दो। दिस इज योर आर्टिकल। तो पहले तो मैं चलता हूं बुकिश लैंग्वेज पे, जो बुकिश लैंग्वेज है, फिर मैं जाऊंगा अपने सलीम भैया वाले मेथड पे, ठीक है। तो पहले बुकिश लैंग्वेज पे, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको बोला था कि जब भी कभी कोई फोर्स लगा रहा है, इस बातों पे ध्यान दीजिएगा कि कौन फोर्स लगा रहा है और किस पे फोर्स लगा रहा है। जैसे यहाँ पे सवाल में पूछा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, भाई Q2 पर फोर्स बताओ Q1 के द्वारा, तो आप बोलोगे सर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो Q1 Q2 पर इधर फोर्स लगाएगा। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, इधर फोर्स लगाएगा F। बोले कोई गलत वाली बात नहीं है। तो मैं अगर आपसे पूछूं F की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मुझे तो डायरेक्शन बताओ। तो आप बोलोगे, मैं कहूंगा भैया इस फोर्स की दिशा किधर है, तुम कहोगे इधर। मगर इधर उधर क्या कर रहा है, किधर है, तुम कहोगे इधर। अब इस इधर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो तुम बोलोगे सर एक काम करो। मैंने कहा क्या, बोले सर इस तरफ का ना एक वेक्टर निकाल लो, आप इस तरफ का एक वेक्टर निकाल लो, मान लो इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर ये वेक्टर आर है, दिस इज योर वेक्टर आर। ठीक, इस तरफ का जो वेक्टर है वो वेक्टर निकाल लो, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी दिशा वेक्टर आर की तरफ हो गई। तो आप एक काम करो, इसको आर कैप से मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोल देते हैं हम लोग फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मैंने कहा ठीक है। और अगर और थोड़ा स्टाइल मारना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू आर कैप को आप लिख सकते हो वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। जैसे कि आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इस आर की सेटिंग मैंने इसके साथ कर दी, तो इसके लिए क्या लिखोगे के Q1 Q2 बटे आर क्यू इंटू वेक्टर आर। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ऐसे हम लोगों ने भाई साहब क्या किया, फोर्स निकाला। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहता कि ये चार्ज सपोज निगेटिव है, मान लो ये चार्ज निगेटिव है, तो आप बोलोगे कि सर आपने क्वेश्चन पूछा फोर्स ऑन माइनस Q2 ड्यू टू Q1, कि Q1 वाला बंदा इस पे कितना फोर्स लगाएगा। तो आप बोलोगे सर इस बार जो फोर्स लगेगा, इस बार तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस बार तो ये अपनी तरफ बुला रहा होगा, इसको ऐसे F फोर्स लगा रहा होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इस बार इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो अब कितना फोर्स लगेगा। बोले सर ये तो आपने तैयार कर दिया हमको अच्छे तरीके से, कई बार बोला आपने कि हम पहले मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। मैंने कहा हाँ भैया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन, तो अगर मैं कहूं ये एक वेक्टर है जिसको मैं वेक्टर आर कह दूं, जैसे पहले मैं इसको वेक्टर आर कह रहा था, जैसे ही मैं फिर से इसको वेक्टर आर कहूं तो वेक्टर आर आगे की तरफ है, ठीक, और एफ फोर्स पीछे की तरफ है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं सर, यहां पर आप लिख दो सर माइनस आर कैप, प्रॉपर वेक्टर का इस्तेमाल करके। कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है, बस देखते रहो। ये बुक इस तरीका है। सर इसके बाद और अच्छे से लिखना चाहोगे तो जैसे आपने पहले लिखा था बिल्कुल एज इट इज आप यहां पे लिख दोगे, बस अंतर इतना हो जाएगा कि यहां पर एक तुम्हारा जो माइनस साइन है वो यहां आ जाएगा और यहां वाला माइनस साइन तुम्हारा यहां आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक, ये हो गया। याद रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना है, याद रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना है। ठीक है सर, ओके सर। तो क्यों, मैंने कहा क्योंकि मैं इसकी एक तरीका बताने वाला हूं तुमको। अब जैसा क्वेश्चन पूछे तो इसी मेथड पे अगर मैं जाऊं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या थोड़ी सी चीजें थोड़ी कम समझ में आती है, ठीक है, कि यार के Q1 आर कैप ये सब क्या है। तो इस मेथड को, बुकिश मेथड को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं अब डेटा के साथ तुम्हारे सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने पूछा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो आप सीधी बात बोलोगे कि सर देखो Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, इसकी वजह से फोर्स लगेगा सर इस तरफ F। मैंने कहा हाँ भैया इस तरफ लगेगा फोर्स F। मैं अगर F का मैग्नीट्यूड पूछूं तो आप क्या लिखोगे, K Q1 कितना है 10, Q2 कितना है भाई साहब 20 बटे आर स्क्वायर। अब R कैसे लिखेंगे, बोले सर R जो है ना बेसिकली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस,
या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो दोनों के बीच का डिस्टेंस, या फिर क्योंकि मुझे वेक्टर आर की आवश्यकता ही पड़ेगी, तो मैं अगर बोलूं सपोज ये वाला वेक्टर तुम्हारा लाल वाला वेक्टर, आई होप आज आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वेक्टर को सपोज मैं आर कह दूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां से कि सर ये जो आर वेक्टर है, आज भाई साहब ये स्लो हो गया काफी, आ जाओ गुरुजी नीचे आ जाओ, ठीक है, ठीक, तो आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं आगे वाला माइनस पीछे वाला, 4 में से 1 गया 3 बचा, मैंने कहा ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4 बचा, 4 k कैप, 4 k कैप, ये वेक्टर आर आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। अगर मैं एक डिवीजन को 1 मीटर मान लूं तो आप बोलोगे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर, ये तुम्हारा फोर्स आ गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है। अब मैं आपसे पूछूं, नहीं मेरे को तो वेक्टर फॉर्म में बताओ, तुम कहोगे सर इसको आर कैप से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स आपका आंसर होगा, बोले सर आर कैप की वैल्यू क्या है, सर आर कैप की यहाँ पर वैल्यू रख दो चुपचाप, मैंने कहा आर कैप की वैल्यू बताओ कितनी होगी आर कैप की वैल्यू, तुम कहोगे सर आर कैप की वैल्यू हो जाएगी, सर ये जो भी फोर्स है 3i कैप प्लस 4k कैप, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारा फोर्स आ गया। आगे बात समझ में, इसमें मैंने चुपचाप वही तरीका लगाया जो बुक्स में अक्सर गिवन होता है, जो जो हमने लॉजिकली फाइंड आउट किया, हमने ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं तुमको याद करा दिया हो, हमने प्रॉपर तरीके से देखा इसकी वजह से फोर्स आगे लगेगा, तो आगे की तरफ का यूनिट वेक्टर मैंने इसको थमा दिया, ठीक, ठीक है। और एक अच्छा बच्चा, स्टार बैच वाला बच्चा होता है, वो इसी चीज को ज्यादा लगाता है, मैं अगर तुमसे चीजें शेयर करूँ तो वो यही सोचता है कि यार इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा है तो इधर वाले यूनिट वेक्टर को चिपका देता हूँ, ठीक है, वो इस तरीके से सॉल्व करता है, ठीक। लेकिन क्योंकि आपके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको, तो इसके लिए मैं इसके बाद मैं तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक। उससे पहले इसको भी सॉल्व कर लो। आप बोलोगे सर ये वाला बंदा, अब देख फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू, अब देखिए सवाल देख कैसे घुमा दिया मैंने, फोर्स ऑन Q1, इस पे फोर्स पूछा जा रहा है, इस पे फोर्स पूछा जा रहा है, इसने इस पर कितना फोर्स लगाया, अगर आप लॉजिकली जाओगे तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये इसको अपनी तरफ बुला रहा होगा, अपनी तरफ बुला रहा होगा ऐसे अपनी तरफ, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा अपनी तरफ ऐसे एफ, सर इस एफ की वैल्यू कितनी होगी, सर के, सर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू तो सेम है, मैंने ये देख ये कोऑर्डिनेट मैंने सेम मान लिए, आर की वैल्यू तो सेम हो गई, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई ये तो मैग्नीट्यूड है, बता डायरेक्शन बता क्या होगी, तुम कहोगे सर फोर्स की डायरेक्शन तो आगे है, तो इसका मतलब इसकी दिशा वाला कोई यूनिट वेक्टर हो तो वो चिपका दो, मान लो इसकी दिशा वाला यूनिट वेक्टर को मैं ये वेक्टर आर कह रहा हूं, तो वेक्टर आर कितना है, बोले भैया वेक्टर आर है आगे वाला माइनस पीछे वाला 3i कैप प्लस 4k कैप, तो आप इसको ये जो भी मैग्नीट्यूड था 3i कैप सॉरी वेक्टर था, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर चिपका दोगे, ये हो गया तरीका सही। अगर मैं सपोज फोर्स पूछता इस पर फोर्स बता दो, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो इस पे फोर्स लगता पीछे की तरफ, इस पे फोर्स पीछे की तरफ लगता इतना ही लगता, लेकिन मैं उसको माइनस आर कैप से मल्टीप्लाई कर देता, जैसे मैंने यहाँ पर पिछले वाली स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। तो ये तो हो गया प्रॉपर यूज ऑफ वेक्टर। लेकिन जाहिर सी बात है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमको थोड़ा सा जल्दी करना होता है क्वेश्चन को, तो मैं बताने वाला हूं भैया इसका एक बड़ा बढ़िया तरीका, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत स्लो हो गया आज टीवी यार, बहुत स्लो हो गया है, ठीक है। बोले क्या तरीका है, मैंने कहा देख भाई ध्यान से सुनना, मान लो ये है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2, ठीक है, ठीक है सर जी, ये है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2, ठीक है सर जी, ओके ठीक। आप बस केवल एक काम करो, मैं अगर आपसे पूछूं फोर्स, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये एसकेसी मेथड, एसकेसी मेथड, ठीक है, पिछले 12 सालों से मैं क्लास में यही बच्चों से करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं ना कि क्यूब पे एक क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रख दिया, वहाँ चार्ज रख दिया, वहाँ चार्ज रख दिया, और सेंटर पे एक चार्ज ले लिया, तो बताओ उस पर फोर्स कितना होगा। तो वो ये मेथड वहाँ भी बहुत काम आता है और इन सवालों में बहुत बहुत काम आएगा। बोले क्या, आप सीधा बोलो सर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, सीधा, केवल ये तो आपको याद रखना बहुत आसान है, इसमें तो कोई मुश्किल काम भी नहीं है। बस इसमें आपको एक बात याद रखनी है, एक नहीं दो बात याद रखनी है। बोले क्या, बोले सर आर की मुंडी वहां रखनी है, आर की मुंडी वहां रखनी है, वहां रखनी है जिस पर फोर्स पता करना है, जिस पर फोर्स पता करना है, पहला इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा Q1 Q2 विद साइन रखना है, बस खत्म कहानी, हो गया काम।
अरे बात समझना, आर की मुंडी आप वहां रखो जिसपे ये इसका इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, ऑल्दो इसको लॉजिक से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लगा रहे हो तो आप ये बिल्कुल भूल जाना कि अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, सब पर क्या रखूं। बस आप डायरेक्टली ये दो चीजें फॉलो करोगे तो पुराने सारे केस इसके अंदर कंसिडर हो जाएंगे, सारे केस कंसिडर हो जाएंगे। आप केवल ये याद रखो कि सर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर तो पहले ही था, मैंने कहा हाँ ठीक, अब मुझे बस आर कैप से मल्टीप्लाई करना है। आर कैप को और अच्छे से लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर कैप से लिख दो ज्यादा अच्छा है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, ठीक है, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, तो ये तुम्हारा आर क्यू बन जाएगा। आप चाहो तो ऐसे लिख लो, अरे बस आप चाहो तो ऐसे लिख लो, इस प्रकार से लिख लो। तो बस दो बातें याद रखनी है, बोले सर आर का मुंडी वहां रखना है जिस पर फोर्स पता करना है, और Q1 Q2 को विद साइन पुट करना है। जैसे कि मैं आपको अभी ये क्वेश्चन दूं, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था, सपोज मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ले ये वाला क्वेश्चन फिर से, अब एसकेसी मेथड से इसको करना है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है एसकेसी मेथड से। तो मैं देख डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, सारे बच्चे ध्यान से देखें। उसने क्या बोला इस क्वेश्चन में, उसने बोला फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पर फोर्स निकालना है ना, हाँ Q2 पे निकालना है, तो आर की मुंडी यहाँ रखते, खत्म कहानी। ये आर की मुंडी यहाँ रखते, ये तेरा वेक्टर आर हो गया, आर की मुंडी वहां जिस पे फोर्स निकालना है। वेक्टर आर क्या होगा, बोले सर वेक्टर आर होगा सर 4 में से 1 गया 3 आई कैप, मैंने कहा ठीक है सर, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4 के कैप, ये वेक्टर आर हो गया। अब चुपचाप वैल्यू पुट कर दे, के Q1 Q2 बटे आर क्यू इंटू वेक्टर आर, वैल्यू पुट कर दे। के को के रहने दे, Q1 को 10, Q2 को 20 बटे आर क्यू 5 का क्यू इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई जरूरत नहीं देखने की अट्रैक्ट कर रहा होगा रिपेल कर रहा होगा, बस चुपचाप जस्ट फॉलो द रूल। कौन से रूल, आर की मुंडी वहां जिसपे फोर्स निकालना है, ठीक है, तो इसका मतलब वेक्टर आर आप निकाल लोगे, ठीक है, उसका मॉड भी निकाल लोगे, और दूसरा Q1 Q2 विद साइन पुट करो, इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड होगी। जैसे यहां अगर मैं आपसे पूछता, उसने पूछा फाइंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q1, फोर्स किस पे निकालना है, Q1 पर, आर की मुंडी वहां जिस पे फोर्स निकालना है, Q1 पर फोर्स निकालना है, तो आर की मुंडी यहाँ, ये मैंने वेक्टर आर मान लिया, मेरा मन में जिसे मानू भाई, रोको किसी को रोकना है तो, ये वेक्टर आर हो गया। तो वेक्टर आर आप क्या लिखोगे सर, आगे वाला माइनस पीछे वाला, 1 में से 4 गया 3 बचा, माइनस 3 आई कैप, 2 में से 2 0, 3 में से 4 गया माइनस 4 के कैप। तो देख मैं क्या लिखूंगा सर, के Q1 Q2 बटे आर क्यू इंटू वेक्टर आर, जस्ट पुट द वैल्यू के। Q1 कितना है -10, याद करो मैंने बोला था विद साइन रखना है। Q2 कितना है 20 बटे इसका मॉड कितना है 5 इंटू वेक्टर आर कितना है -3 आई कैप -4 के कैप। खत्म सवाल, आपका वही आंसर आ गया जो थोड़ी देर पहले आया था। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो माइनस आ गया बीच में, भाई ये माइनस को अंदर भेज, जैसे ही तू उस माइनस को अंदर भेजेगा तो आपका आंसर वही निकल के आ जाएगा जो आपका आंसर पहले था, 3 आई कैप प्लस 4 के कैप। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर देखो कुछ भी गाओ, इसमें एक स्टेप बढ़ गया आपका, पहले वाला जल्दी हो गया था। मैंने कहा नहीं, ये क्योंकि इस सवाल में केवल 2 ही चार्ज पार्टिकल है इसलिए आपको आसान लग रहा है ये, वो पुराना मेथड, लेकिन ये ही सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ तुझे। क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया, चेक करके देख, अगर मैंने ऐसा दे दिया कि मैंने बहुत सारे चार्ज पार्टिकल दे दिए, मैंने कह दिया भैया एक है 15 कूलम, एक है -10 कूलम, एक है +5 कूलम, ठीक है, एक है -20 कूलम और एक है +2 कूलम, और मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा मुझे नेट फोर्स बता दे +2 कूलम पर, ठीक, तो एक तरीका तो ये होगा कि तू इंडिविजुअल देखेगा, वो उसको अपने पास बुला रहा है, वो उसको रिपेल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। और हमारे वाले तरीके से तू एक लाइन में बोलेगा, एक लाइन में तू आंसर लिखेगा बिना रुके टुके, एफ नेट एक लाइन में। कैसे, बोले सर आर की मुंडी वहां जिस पर नेट फोर्स, जिस पर फोर्स निकालना है। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, क्वेश्चन वाले ने बोला है फाइंड नेट फोर्स ऑन +Q2, इस पे फोर्स निकालना है, ठीक। तो सारे सारे केसेस में ये वाला बंदा किधर फोर्स लगाएगा, ये वाला बंदा कैसे फोर्स लगाएगा, बोले सर जैसे भी जब मुंडी बस +2 कूलम पे रखो। तो देखो, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसके लिए, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, मैं इसके लिए कॉपी बना लेता हूँ सॉल्यूशन की। क्या यार ये टीवी बड़ा परेशान कर रहा है आज यार, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है। मैं बोलूं सर इसके द्वारा सर आर की मुंडी सर यहां पर, ये तुम्हारा आर की मुंडी हो गया। मैं इसको सपोज वेक्टर R1 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो वेक्टर R1 क्या होगा, मैं इधर निकाल लेता हूं, वेक्टर R1 क्या होगा सर, 0 में से 3 गया -3 आई कैप, ठीक है, 3 में से 3 गया खत्म, और ये आ गया +4 जे कैप, ये वेक्टर R1 आ गया। तो इसके द्वारा इस पे फोर्स, देख मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देख डायरेक्ट लिखूंगा, सारे बच्चे ध्यान से देखना, के Q1 Q2 बटे आर क्यू ये -3 4 का मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा, इनटू वेक्टर आर कितना है
माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। ये तुम्हारा इसके द्वारा फोर्स आ गया, प्लस अब लिखते हैं इसके द्वारा फोर्स। तो जब इसके द्वारा फोर्स लिखोगे तो आप कहोगे सर इसके द्वारा फोर्स के लिए चुपचाप मुंडी यहां लगा दो आर वेक्टर की। तो देख मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देख डायरेक्ट हो, अब तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा लिखो के Q1 कितना है भाई साहब 15, Q2 कितना भाई साहब यहाँ पे 2, ठीक है, इंटू वेक्टर आर। वेक्टर आर कितना होगा, 0 में से 4 गया -4, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 1 गया 3, तो -4i कैप, -4i कैप, ठीक है, और 4 में से 1 गया 3, प्लस 3k कैप, प्लस 3k कैप बटे, सर ये 4 और 3 का मैग्नीट्यूड 5, 5 का क्यू। अब तू डायरेक्ट लिख लेगा, अब तू डायरेक्ट लिख लेगा। तीसरा 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 सर अब लिखते हैं इसकी वजह से फोर्स, ये जो +5 कूलम है इसकी वजह से फोर्स कैसे लिखोगे सर, इसकी मुंडी सर फोर्स इस पर निकालना तो मुंडी यहां लिख लो सीधा। हम सीधा लिखेंगे के Q1 कितना है 5, Q2 कितना है 2 बट्टे RQ। वेक्टर आर लिखो एक बार जरा, वेक्टर आर कैसे लिखेंगे सर, ये वाला वेक्टर कैसे लिखेंगे, आगे वाला माइनस पीछे वाला, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, ये आ जाएगा 3j कैप प्लस 4k कैप, ये वेक्टर आर आ गया बटे आर का पावर 3। सर इसका मैग्नीट्यूड 5 है, 5 का क्यू, उसके बाद प्लस इसके द्वारा फोर्स पूछ रहा है तो इसके द्वारा फोर्स के लिए ये वाला वेक्टर यहां आ गया, और इसके द्वारा फोर्स के लिए आप लिखोगे के Q1 कितना है -20, Q2 कितना है +2, इंटू वेक्टर आर क्या लिखोगे, 0 में से 4 गया -4, 3 में से 6 गया -3, 4 में से 4 गया 0, तो आई थिंक ये आ जाएगा -3i कैप -4j कैप बटे, सही जा रहा है भैया, नहीं 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 -4 उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, उल्टा लिख दिया सॉरी, ये आएगा भाई साहब 0 में से 4 गया -4i कैप -3j कैप, और 4 में 4 गया 0, मैग्नीट्यूड 5 है बटे 5q, खत्म कहानी। आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि तुम्हें समय उतना ही लगेगा जितना बस आपको, जितने चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल की वजह से 20 सेकंड मान ले, 30 सेकंड मान ले, ठीक है। तो क्योंकि आज थोड़ा सा ये भी स्लो चल रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 चार्ज पार्टिकल रखे, अब तू खुद सोच मैं 50 चार्ज पार्टिकल भी रख दूं ना, ठीक, क्या तू कर सकता है, नहीं कर सकता है, मैं सबके तुझे कोऑर्डिनेट दे दूं, मैंने सबके तेरे को कोऑर्डिनेट दे दिया, इसके बाद कर लोगे या नहीं कर लोगे, सवाल है तो मुश्किल जाएगा तो मैथ्स में जाएगा, लेकिन वो सबके लिए सबके लिए टफ जाएगा, तेरे अकेले के लिए टफ नहीं होगा, लेकिन तेरी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया कि फोर्स किधर लगेगा, डायरेक्शन कैसे मानूं। बस आपको किन बातों का ध्यान रखना है, विथ साइन पुट करना है और मुंडी वहीं पे रख लो जिस पर फोर्स निकालना है, बहुत इजीली सवाल हो जाएंगे। अब तुझे अब ये सवाल तुम्हें कराना तो ठीक नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, अभी तो नहीं कराऊंगा, बाद में भले ही करा लूं, लेकिन एडवांस में हम लोग कराते हैं क्वेश्चन इस प्रकार का। किस प्रकार का, बोले भैया सपोज एक क्यूब है, बोले हाँ जी क्यूब है, अब ये सपोज ये क्यूबॉइड है या क्यूब है, यहाँ चार्ज बैठा दिया, यहाँ चार्ज बैठा दिया, यहाँ चार्ज बैठा दिया, यहाँ चार्ज बता दिया, यहाँ चार्ज बैठा दिया, यहाँ पर एक चार्ज रखा, बताओ उस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक। तो अगर ये क्यूबॉइड है, क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट क्या होते हैं, वो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, वेक्टर भी पढ़ते हैं, ठीक, तो उनके लिए बहुत आसान होता है इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट लिखना। मान लो तुम्हें मैं 3 मिनट का समय दूं, तुमने सुकून से सबका कोऑर्डिनेट लिख लिया, तो अगर तुम्हें चार्जेस और उनके कोऑर्डिनेट पता चल गए तो फिर तो किसी भी चार्ज पर आप फोर्स निकाल लोगे ना, इसी तरीका को लगा के, जैसे मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखे वैसे उसमें भी कोऑर्डिनेट लिखे होंगे। बोलो क्या बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, बोलो कर लोगे, क्लियर है। तो अब यहां पर आपके लिए नोट्स लिखने का जो काम होगा वो केवल आपको 2 या 3 सवाल लिखने होंगे बस, ठीक है, बस ये लाइन आपको लिखनी होगी, कौन सी लाइन, जो मैंने यहां पर पुट करी है, इसको आपको कॉपी में लिखना रहेगा, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ ये वाली चीज, कि भैया आर की मुंडी आपको वहां पे रखनी है जिस पर फोर्स पता करना है, ठीक है, और भाई साहब Q1 Q2 को विद साइन पुट करना, क्लियर है। चलो एक पार्ट तो हो गया तुम्हारा ये वाला, आई थिंक ये पार्ट बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं दे रहा होगा, ठीक है भाई। जब समय की किल्लत होती है तो सबसे ज्यादा ड्रामा ये काटता है। चलो अब चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। आज का जो पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपको, इसमें तो थोड़ा लिखना भी है लेकिन जिसमें आपको थोड़ा कम लिखना है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसका नाम है मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि क्लास मात्र आधे घंटे की क्लास बची हुई है। सर आई होप आप सब लोग फेमिलियर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, आप लोग सब 12th पास हो, ठीक है, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर भी एक बार मैं आपको ब्रीफ करके निकल जाता हूँ, ठीक है। क्या बोले सर, जब हमने बोला कि यहाँ पर एक चार्ज +Q है, बोले हाँ भाई साहब +Q1 चार्ज है, और मैंने जैसे यहाँ पे चार्ज +Q2 रखा, बोले हाँ सर रखा, तो
इस पे लगा आगे की तरफ एक फोर्स। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये फोर्स किसने लगाया? Q1 ने लगाया। Q1 ने इस पे लगाया, कितना फोर्स लगाया? बोले सर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमने एक्सपेरिमेंट से देखा कि इसने इस पे इतना फोर्स लगाया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक है सर जी, ओके ठीक। मैं तो तुम्हारी चैटिंग बंद कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, सुन लो, है ना, ठीक है। ये Q1 ने Q2 पर इतना फोर्स लगाया। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं कि मैंने एक काम किया, यहां पर एक गोला बना दिया सपोज, ठीक है सर, आपने गोला बना दिया, और मैं सपोज यहां से चार्ज Q2 को हटा दूं, इस खाली गोले में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे कुछ नहीं है सर, ये तो खाली है। मैंने कहा अच्छा खाली है? बोले हाँ सर। लेकिन जैसे ही मैंने इस खाली गोले में एक चार्ज और रखा, जैसे इस खाली गोले में मैंने चार्ज Q2 रखा, हाँ, तो इस Q2 चार्ज पे आगे की तरफ फोर्स लग गया, और ये चार्ज को रखा तो ये भागना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली भागेगा, चार्ज को रखोगे इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सलेशन आएगा, एक्सलेशन आएगा तो भागेगा आगे की तरफ ही। बोले हाँ सर। तो इसका मतलब इस खाली जगह में कुछ ना कुछ तो है। आप ये तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ तो है भाई, वरना रखा हुआ चार्ज कैसे भाग जाएगा अपने आप? रखे हुए चार्ज पे फोर्स लगना शुरू हो गया। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, रखा हुए चार्ज फोर्स लगना शुरू हो गया। मैंने इसको किसी से टच भी नहीं कराया, तो छुअन छुआई वाला फोर्स भी नहीं है, मतलब नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जो छूने वाले फोर्स हुआ करते थे, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये फोर्स तो कुछ भी नहीं है, सूडो फोर्स बोले कुछ भी फोर्स नहीं है, फिर भी भागना शुरू कर दिया। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो है। बोले फोर्स तो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Q1 ने जो Q2 पे लगाया है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसी फिनोमेना को हमने कुछ अलग तरीके से देखने की कोशिश की। बोले यार इस पर जो फोर्स लगा है वो किसकी वजह से लगा है? बोले ये फोर्स लगा है Q1 की वजह से। तो इसका मतलब Q1 ने डायरेक्टली फोर्स नहीं लगाया होगा, Q1 ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी। बोले हाँ सर, अपने आप तो डायरेक्टली तो नहीं लगा दिया होगा, अगले भाई डायरेक्ट थप्पड़ मार दिया, क्योंकि इससे टच थोड़ी ना कर रहा है, वो दूर बैठा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब डायरेक्टली तो नहीं लगाया होगा उसने, इसके पीछे कुछ ना कुछ घटना और घटी होगी। तो जब हम चीजें को थोड़े से और डिटेल में जाके हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमें समझ में आया और हमने ऐसा देखा, हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि सर Q1 ने क्या किया, एक तरह की फील्ड जनरेट की। Q1 ने क्या किया मेरे भाई, एक तरह की फील्ड जनरेट की। सर एक तरह की फील्ड जनरेट करी चारों तरफ स्पेस में, हर तरफ एक फील्ड जनरेट करी, फील्ड जनरेट करी, ठीक है सर जी, ओके, फील्ड जनरेट करी। उस फील्ड के इफेक्ट में जब कोई भी चार्ज आया, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, उस फील्ड के इफेक्ट में जब कोई चार्ज आया तो उसने एक्सपीरियंस किया फोर्स। अरे बात समझ में? इसका मतलब कूलम्ब लॉ में एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रहा था। ये 2 स्टेप प्रोसेस हम लोगों ने कर लिया। पहले तो हम डायरेक्टली बोल लेते Q1 ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन अब हमने बोला कि नहीं, ये 2 स्टेप प्रोसेस हो गया। पहला स्टेप क्या है? बोले पहला स्टेप है Q1 ने एक तरह की फील्ड जनरेट की, एक तरह की फील्ड जनरेट करिए, और हम अपनी सिलेबस में इसको ऐसे ऐसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे Q1 ने कितनी फील्ड जनरेट की है। हरी बात समझ में? तो पहला स्टेप ये हुआ होगा कि Q1 ने कुछ फील्ड जनरेट की होगी, क्योंकि Q1 एक चार्ज है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो जाहिर सी बात है, इसलिए उस फील्ड का नाम हमने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। कि भाई Q1 ने एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह की फील्ड जनरेट कर दी, जिसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई साहब, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। मैंने कहा ठीक है। अब जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई दूसरा चार्ज आया, तो उसने एक्सपीरियंस किया फोर्स, उसने एक्सपीरियंस किया फोर्स। अगले हमारे 2 से 3 लेक्चर इसी पे ही चलेंगे, इन्हीं दोनों फिनोमिना पे चलेंगे। पहला फिनोमिना कि सर किसी चार्ज ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, और दूसरा फॉर्मूला कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज को रख देता हूं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। आरी बात समझ में? इसी पर ही हमको यहाँ पे चर्चा करनी है अगले कुछ टाइम पर। तो अभी के लिए हम चर्चा करेंगे केवल इस बात पर कि Q1 ने जो फील्ड जनरेट की है वो कैसे जनरेट की है, कितनी जनरेट की है, कितने मैग्नीट्यूड की फील्ड जनरेट की है। ठीक है सर जी, ओके। तो यहां से तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रिक पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट। तो ये नोट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा, बस मैंने लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा पुरानी आपकी बातें याद आ जाए आपको, जो आप 12th क्लास में पढ़ा करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बोले द रीजन सराउंडिंग ए चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे एक पॉइंट चार्ज हो या पूरा का पूरा कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, सॉलिड हो, होलो हो, कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर हो, ठीक, इन विच इस इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। ठीक है भाई साहब, इसी चीज को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम 2-3 टर्म्स हमने डिफाइन किए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे घबराना मत, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब एक ही है, बस ये समझ जाना कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानना चाहते हो, सीधी सी बात ये।
मैं कहूंगा भैया इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब उस कितनी है को वो स्टाइल मार के बोल देगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। इसका मतलब ही जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, कि भाई हमें बता दे कितनी है, बस खत्म कहानी। आ रही बात समझ में? तो अब तक हमको एक बात तो समझ में आ गई कि सर किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से एक तरह की फील्ड जनरेट होती है, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज वो निगेटिव हो। क्लियर है? और उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था उसी को हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला था, जो पॉइंट चार्ज के लिए कुलम्ब लॉ ने हमें बताया था कि उसकी वैल्यू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर होती है। मन का ठीक है भाई साहब, ओके। अब इसके बाद अगले पार्ट में जरा हमारे पास सबसे पहले पार्ट आता है कि सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कि चलो सर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे कैसे, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूरी पर आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैंने कहा हाँ। अब ये मत समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यहीं होगी, यहां भी 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 होगी, तेरे पास भी होगी, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर भी होगी, भले ही कम होगी, अरबों खरबों किलोमीटर दूर भी अगर जाएगा तो भले ही उसकी वैल्यू नेग्लेजिबल आ जाए लेकिन होगी। ठीक, इन्फिनिटी तक फैली पड़ी है। ठीक, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से वो अलग बात है कि जितना दूर आप जाओगे उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, जीरो की तरफ चली जाएगी, लेकिन होगी। तो अगर किसी से पूछा जाए कि सर ये तो बताओ आप ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालोगे, ठीक, तो इसके लिए हमने एक नया मेथड निकाला जो बोर्ड में काफी फेमस होता है, बोर्ड में लिखना भी पड़ता है हमको, ठीक है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बोले क्या? बोले भाई आप एक काम करो। क्या काम करो? बोले यहां पर ना एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दो, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दो, पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज रख दो। अगर आपको ये पता करना है कि इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो उसको पता करने का क्या तरीका होता है? भाई चार्ज रख दे, अगर उसमें फोर्स लग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नहीं नहीं लगा तो नहीं लगा। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया तो मैं समझ जाओगे आप यहाँ पर। ठीक, ऑल दो फोर्स तो ग्रेविटेशनल भी लग सकता है, लेकिन अभी हम ग्रेविटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है इसकी वजह से, तो आप बोलेगे भैया चार्ज रख दिया हमने। बोले ठीक है चार्ज रख दिया। अब जैसे ही चार्ज रखा, इस पे जो भी फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, मैंने कहा ठीक है, इस पे जितना फोर्स लग रहा होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। हमारी बात समझ में? मतलब, बोले मतलब की बात यह है कि सर हमने यहां पर एक चार्ज रख दिया। मैंने कहा ठीक है, अब बताओ इस चार्ज पे ये वाला बंदा इस पे इधर फोर्स लगाएगा एफ। बोले हाँ जी बिल्कुल लगाएगा। बोले कितना फोर्स लगाएगा? बोले के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगाएगा अगर ये डिस्टेंस आ रहे तो। सर ये जो भी फोर्स आया ना के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मैंने कहा हाँ, बट यही वाला चार्ज, यही वाला चार्ज, इसको इसी चार्ज से डिवाइड मार दो तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये हम लोगों ने काइंड ऑफ डेफिनेशन दिया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं इस बात पे फोकस मत कीजिएगा, अरे बात समझ में? आप ऐसा समझ लो हमने इसको ऐसे डिफाइन किया। ठीक है सर जी, ओके। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो भैया ये क्यू नॉट वाला हो गया फैक्टर कैंसिल आउट, ये निकल के आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया भाई साहब? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, वो हमें समझ में आ गई कि सर दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अभी बात समझ में? और हम लोग, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम जबरदस्ती के पंगे नहीं लेना चाहते। ठीक है, हम नहीं चाहते कि जबरदस्ती हमारा ध्यान बटे, कैलकुलेशन खराब हो, तो इसलिए आमतौर पर हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव मान लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन बढ़िया रहे, हम एक दूसरे को बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि इससे हमें एक चीज समझ में आई। बोले क्या समझ में आई इससे? मैंने कहा इससे हमें एक बात समझ में आई कि अगर अगर क्यू नॉट तुम्हारा पॉजिटिव है, बोले हाँ सर जी पॉजिटिव है, तो जिधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगी। इसका मतलब अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लग रहा होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे मैं इस पे, मैंने यहाँ पे प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा, आगे फोर्स लग रहा है एफ, तो इसका मतलब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ ही है। क्या मैं इसको निगेटिव क्यू नॉट नहीं ले सकता? क्या भाई बिल्कुल ले सकता है, लेकिन तेरी कहानी की फिर ऐसी तैसी हो जाएगी, फिर समझाना तेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या काम किया भाई साहब, इसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया ताकि इजिली एक दूसरे को चीजें समझाई जा सकें। अक्सर किताबों में आपने देखा होगा कि चुपके से वो यहाँ पे रख देता है लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। ठीक,
अगर आपको किसी किसी को बोर्ड बोर्ड देना है तो भैया लिख देना है लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, लेकिन इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैंने इसको यहाँ फिक्स कर दिया तो आप ये ना भी लिखो तो चलेगा, ये ना भी लिखो तो चलेगा। हमारी बात समझ में? बोले सर ये क्यों लिखते हैं? मैंने कहा भाई ये इसलिए लिखते हैं कि अगर मान ले मैंने इसको फिक्स ना किया होता तो ये वाला बंदा इस पे फोर्स लगा रहा है, हाँ सर, तो ये वाला बंदा भी तो इस पे फोर्स लगा रहा होगा ना पीछे की तरफ। बोले हाँ सर बात तो सही कह रहे हो आप सर, आप ये वाला बंदा इस पे भी फोर्स लगा रहा होगा पीछे की तरफ, तो भाई ये पीछे की तरफ भाग जाएगा, भाग जाएगा तो फिर आर सेपरेशन चेंज हो जाएगी, और सेपरेशन चेंज हो जाएगी तो फिर हमारे एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी आने के चांसेस हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ बोल देते हैं भैया, क्या बोल देते हैं कि सर लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो, इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि इसकी वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आती वो नेग्लेजिबल होती, और वो इस चार्ज का मोशन एक तरीके से बहुत डेटी टाइम में उतना नहीं करवा पाती, तो इसलिए क्यू नॉट को जीरो मान देते हैं। लेकिन ये सारी समस्या का समाधान मैंने यही खत्म कर दिया। मैं इसको पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा ले अब तू रख ले कोई बड़ा चार्ज, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं इसको पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा मैं नहीं भगने दूंगा इसको कहीं। जब मैं इसको पकड़ के बैठ गया तो आर चेंज होगा नहीं, आर चेंज नहीं होगा तो भाई क्यू नॉट की वैल्यू अगर ठीक ठाक होगी भी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये है तेरी पूरी थ्योरेटिकल पार्ट। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे। बोले सब मुद्दे की बात क्या है? मतलब मुद्दे की बात ये है भाई कि अभी हमने देखा यहां से, सारे बच्चे ध्यान से देखना कि सर सपोज मैंने यहां पे रखा है एक प्लस क्यू चार्ज, और मैंने बोला भाई हमें बता दो कि इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक, तो हमने जैसे डिफाइन किया था वहां से बात निकाला कि सर आर डिस्टेंस दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, ये लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। तो आप बोलोगे कि सर यहां पर हमने एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया। मैंने कहा ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो सर हम लिख सकते हैं जिसने जो प्लस क्यू ने जो टेस्ट चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया बटे क्यू नॉट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है सर, हमने इसको डिफाइन ही किया है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स क्या होता है सर, फोर्स खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर क्यू नॉट का मैं प्लस मान लेता हूं, पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, तो जिस दिशा में फोर्स लगेगा उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब दैट मीन्स अगर मैं यहां से पूछूं कि इसकी वजह से बताओ इस पर किधर फोर्स लगेगा, सर ये प्लस तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस तरफ, तो इसका मतलब इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रख देता हूं और मुझे ये पता करना है कि किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो आप वहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो। टेस्ट चार्ज का मतलब टेस्टिंग के लिए चार्ज रख दो। टेस्ट चार्ज का मतलब ये नहीं है कि कोई मार्केट से अलग तरह का चार्ज लाया जाता है, नहीं नहीं नहीं, वही चार्ज है, सिंपल चार्ज है। ठीक, ठीक है सर। तो अगर सपोज किसी को पता करना है भाई बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो मैं कहूंगा भैया एक काम करो, यहां पर आप क्यू नॉट चार्ज रख दो, प्लस क्यू नॉट चार्ज रख दो, तो जरा बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा। तुम कहोगे सर इसको इससे कनेक्ट कर लो, तो सर इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, इस तरफ, सर ये रिपेल कर रहा होगा ना इसको, इधर फोर्स लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इधर फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगी। तो अब मैं इसको भूल जाऊंगा, उधर फोर्स लग रहा है तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अरे बात समझ में? कोई आपसे पूछे भाई यहाँ बताइयो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो मैं कहूंगा भैया एक काम कर ले, प्लस क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे रख दे तू। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक जा। प्लस क्यू नॉट चार्ज रख दे यहाँ पे तू, तो तू कहेगा सर इसको इससे कनेक्ट कर दूं अगर मैं, तो क्या ये बात समझ मारी, ये प्लस ये इसको रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा एफ। मैं कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस क्यू नॉट, या पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा, जिधर फोर्स लगेगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका मतलब इस जगह पे, जिस जगह पे आपने चार्ज रखा था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, बोले भैया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इसको दिमाग से निकाल दो। इसका मतलब आई होप आप समझ पा रहे हो कि सर इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। दैट मीन्स मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर आपने यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होती है।
ठीक है। रेडियली क्या होती है मेरे भाई, आउटवर्ड होती है। रेडियली आउटवर्ड होने का मतलब पता है क्या, रेडियली आउटवर्ड होने का मतलब है जिस जगह पे चार्ज रख रखा है उस जगह से लाइन खींच दो आप बस। हरी बात समझ में, ठीक है सर जी, ओके। तो दैट मीन्स मैं आपसे बोलूंगा कि सर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड इस प्रकार से क्या होगी मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ जाएगी। ठीक, दैट मीन्स आप ये समझो, रेडियली आउटवर्ड का मतलब समझो, सपोज ये पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 ऐसे, जैसे यहाँ पे एक बल्ब जला हो और बल्ब, छोटा सा बल्ब लगा दो, पॉइंट चार्ज पॉइंट पॉइंट मास का बल्ब लगा दो छोटा सा, उससे जैसे जैसे रोशनी जाती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे वो लाइट जाती है, बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ये है। और सर अगर चार्ज निगेटिव होता तो, मतलब मान लो चार्ज निगेटिव है, ठीक है सर, तो वही तरीका फिर लगाएंगे। आपसे पूछा जाए कि भाई यहां पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो मैं कहूंगा भैया प्लस क्यू नोट चार्ज रख दे जरा एक बार, प्लस क्यू नोट चार्ज रख दे, तूने प्लस क्यू नोट चार्ज रख दिया तो माइनस प्लस ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, इसका मतलब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगी। अब इसको भूल जाओ। अरे बात समझ में, मैं कहूं भैया यहां बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम कहोगे सर प्लस क्यू नोट चार्ज रख दो, सर ये माइनस वाला बंदा इसको अपनी तरफ बुला रहा होगा, और अगर इसको अपनी तरफ बुला रहा होगा तो ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, तो जिधर फोर्स लगेगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। उसी प्रकार से मैं यहां पूछूं तो आप यहां प्लस क्यू नॉट चार्ज रख दोगे तो इस पे वो ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। तो यहां से हमने देखा कि निगेटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो रेडियली इनवर्ड आती है। वो क्या आती है मेरे भाई, रेडियली इनवर्ड आती है। वो क्या आती है, रेडियली इनवर्ड आती है। हमारी बात समझ में, तो ये तुम्हारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो मुझे क्लास में पढ़ाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं, जो शायद अब तक कोई भी एक ऐसी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, ठीक है सर, ओके। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है। और हमने यहां से एक चीज और देखा कि सब पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कोई वेक्टर है तो हम उसको अलग तरीके से देखेंगे, हम मैग्नीट्यूड अलग देखेंगे, डायरेक्शन अलग देखेंगे, मैग्नीट्यूड अलग और डायरेक्शन अलग। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम ऐसे ही देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूरी पर उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, बोले सर के क्यू बाई आर स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड होता है। और बोले डायरेक्शन कैसे होती है, बोले अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली अवे और निगेटिव चार्ज है तो रेडियली टुवार्ड्स। हमारी बात समझ में, ये जो भी बातें मैंने यहाँ पर अभी तक आपको बताई पेशेंस के साथ, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सारी बातें देख मैंने यहाँ पे लिख दी है। पहली, सर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सर एफ नॉट बाई क्यू, क्यू नॉट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज व्हाट, इट इज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव। पॉजिटिव ना भी लिखो तो चलेगा लेकिन फिर आपको अंग्रेजी में उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दे रहा हूं तो सारी चीजें इजीली एक्सप्लेन हो जाती है। इसका मतलब एक बात तो समझ में आई, मान ले तो क्यू नॉट की वैल्यू 1 मान ले, 1 कूलम मान ले, 1 कूलम थोड़ी देर के लिए, अगर मैं क्यू नॉट की वैल्यू 1 कूलम रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तेरी फोर्स के बराबर हो जाएगी। ये बहुत ही वजनदार लाइन है जिसका इस्तेमाल हम आगे खूब करेंगे कि अगर मैं यहां पर क्यू नॉट की वैल्यू 1 मान लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, फोर्स के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे भी फील ले सकते हो, कैसे, अरे भैया एक काम कर, तुझसे पूछे ना इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बता कितना होगा, तू कहेगा भैया इस जगह पे +1 कूलम का चार्ज रख दे, एक +1 कूलम का चार्ज रख दे, उस पर जितना फोर्स लग रहा होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर होगी। तो ऐसा कैसे बोला, अरे अभी तो डेफिनेशन हमने ऐसी डिफाइन की थी सर, फोर्स, सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मान ले क्यू नॉट की वैल्यू में 1 मान लू मैग्नीट्यूड वाइज, ये 1 हो गया, तो जैसे ही आप इसको 1 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो गया, फोर्स के बराबर हो गया। तो इसलिए मैंने बोला कि क्यों ना इसको हम लोग एज ए टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द एसकेसी की वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पे आपसे पूछा जाए कि भाई किधर है और कितनी है, आपको कुछ नहीं करना है, 1 कूलम चार्ज रख दो, जिधर उसमें फोर्स लगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितना फोर्स लगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अरे बस एक अब इसकी फील ले कि भाई तुझे अगर भाई यहाँ बता इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, भाई यहाँ ना 1 कूलम का चार्ज रखते, 1 कूलम का चार्ज रखते, मान के चल ये बॉल जो है 1 कूलम की है, ठीक, ये पॉइंट मास की बॉल है, पॉइंट चार्ज की बॉल है, 1 कूलम की है। मैं कहूँगा बता भाई यहाँ बता इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो कहेगा बॉल को रख दो। अब बॉल पे जितना फोर्स लगा उतनी इसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बॉल पे जिधर फोर्स लगा उधर ही उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है।
कितना आसान से तेरे फील आ गई, मस्त एकदम। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1+1 कूलम चार्ज पर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उतने मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पर होगी। अरे बात समझी? और जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही क्या होगी मेरे भाई, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर है? क्लियर है? तो ये तो तुम्हारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद आते हैं सवाल भर भर के आपके पास। ठीक है, क्या सवाल भर भर के, जैसे कि मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं। ठीक, इसमें बस आपको किन बातों का ध्यान रखना है भाई, इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं कह दूं ये आर डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलोगे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्ड, जिसकी वैल्यू होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? प्लस की वजह से आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब, सर अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो इस पॉइंट को चार्ज से कनेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ कर दे, उस लाइन की तरफ आउटवर्ड, जैसे फोर्स लगता था। ठीक, ठीक है सर जी। मैं अगर बोलूं कि यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज है, तो बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, नेगेटिव की वजह से टुवार्ड्स होगी, टुवार्ड्स। बोले कितनी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर माइनस पुट मत कर देना, वरना तू फिर वही गलती करेगा जो मैं तुझे कूलम लॉ में समझा रहा था। आपको मैग्नीट्यूड अलग रखना है, डायरेक्शन अलग रखनी है। जैसे ही आपने बात समझी, अब इसके बाद तुम्हारे वो सारे सवाल बनकर तैयार हो जाएंगे जो सारे सवाल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम कूलम लॉ में हमने पढ़े थे। आपको याद होगा 45-46 सवाल कराए थे मैंने, वो सारे सवाल तेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के बनकर तैयार हो जाएंगे। और ये एक ऐसी चीज है जो एक बार तुझे क्लिक कर गई तो वो तेरे 50 सवाल विद इन 10 मिनट के अंदर हो जाएंगे, और तुझे एक सवाल भी कॉपी में लिखना नहीं पड़ेगा। इसलिए नेक्स्ट 10 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सपोज पहले मैं बोला करता था कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, इन भाई साहब पे बता कितना फोर्स लगेगा, तो मैं क्या करता था, एक बंदे की वजह से फोर्स निकालता था, दूसरे बंदे की वजह से फोर्स निकालता था, तीसरे बंदे की वजह से फोर्स निकालता था, उन सबका वेक्टर सम रिजल्टेंट किया करता था। ठीक, अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लूंगा, तो तू जरा 2-3 सवाल देख, तुझे अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि ये सवाल और वो सवाल 99% बिल्कुल एक जैसे हैं। कौन से सवाल, जो पिछले 2 लेक्चर में हमने पढ़े हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सर जी ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इधर, कितनी, सर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, माइनस क्यू की वजह से लिखना मत अभी कुछ, माइनस क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सर ये पीछे की तरफ हो जाएगी, पीछे की तरफ क्यों, टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, मैंने यहां बोला कि ये भाई साहब हमारा ए पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। भाई एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, उसने 2 की वजह से पूछ लिया तो ठीक है हम निकाल देंगे। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले बात करते हैं, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बोले भैया इधर हो जाएगी। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बोले अब ए, तो ए पॉइंट पर, बोले भैया इधर हो जाएगी। तो मैं अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से पूछूंगा तो आप क्या लिखोगे, के क्यू बाई एल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस एल है। मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पूछूंगा तो क्या लिखोगे, के क्यू बाई एल स्क्वायर। ये सवाल बिल्कुल वही चल रहे हैं जो सवाल हमने पहले पढ़े थे। ठीक है सर जी, सर इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब फिर से क्या मैं वही चीजें करूं, इसको इसका, इन 2 वेक्टर हैं 60 डिग्री पर हैं, तो मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो आप याद करो, आपकी कैलकुलेशन बचाने के लिए मैंने आपको क्या मेथड बताया था कि भैया मान लो ये ई के बराबर है, वहां मैंने फोर्स के लिए बताया था, सेम तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मान लो ये ई है, तो भैया ये भी ई है, तो तुम सीधी बात बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नेट। अगर आपसे पूछा जाएगा आप बोलोगे इधर ई इधर ई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम 60 डिग्री पर है, तो E√3 हो जाएगा। खत्म सवाल। उसी प्रकार से याद कर, फिर मैंने यहाँ 4Q और +2Q रख दिया था, मैं कहूँ बता यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तुम कहोगे सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर हो जाएगी, और सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। सब प्लस की वजह से अबे होती है, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। अब मैं डायरेक्टली लिख दूंगा जैसे पहले लिखा करते थे, सर ये L है तो ये 2Q है, और यहाँ पर क्या है, ये खाली जगह है ए पर, मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं डायरेक्ट 2 ही लिख दूंगा। ये 4Q है, इसको 4 ही लिख दूंगा, और ब्रैकेट में लिख दूंगा E बराबर, हमने एज्यूम कर दिया के क्यू बाई एल स्क्वायर, जैसा हमने पहले एज्यूम किया था बिल्कुल ऐसे ही। पहले मैंने इस जगह पे एक चार्ज रख दिया था और उसमें फोर्स निकाल दिया था। अरे बस में तो तुम ऐसा समझो, जिस चार्ज को मैंने यहां पे रखा था, अगर उसकी वैल्यू को मैं 1 पुट कर दूं तो सवाल तुम्हारे सेम हो गए। कोई बात नहीं तो आराम से सॉल्व करो, ये 60 डिग्री है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए अगर आपसे पूछूंगा, आप सीधी बात बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, +2
ए बी कॉस थीटा, खत्म कहानी का अंडर रूट। आई बात समझ में? जैसे और देख नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे मैं। आ जाओ गुरुजी। अब सपोज हो सकता है नेगेटिव चार्ज दे दे, वो नेगेटिव चार्ज देते तो कोई बात नहीं, नेगेटिव दे दे तो। अब बताओ इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? तुम कहोगे सर प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ, ले भाई साहब आगे की तरफ। सर माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सर टुवार्ड्स होती है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हो। सर ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो ये भी ई हो जाएगा, तो ये भी ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। तुम सीधा बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना आ जाएगा? सर दो वेक्टर 120 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उतना ही आता है, के क्यू बाई एल स्क्वायर। खत्म कहानी। ठीक, इसको बाद में छोड़ेंगे, इसको पहले इस पे बात करो। चलो पहले बोले सर यहां अगर मैं आपसे पूछूं, बोले यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देख प्लस 3E है, तो इसकी वजह से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है सर जी, ओके, इसकी वजह से इधर आ जाएगी। मैं आपसे पूछूं 3Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोलोगे 3, 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोलोगे 4E, तो इसका मतलब ई नेट कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 3 और 4E 90 डिग्री पर है, ई नेट विल बी 5E 5KQ बाई एल स्क्वायर। शायद आपको समझ में आ रहा हो कि ये सवाल बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसे आपने पहले पढ़ा था। और ये लिखना मत, अभी कुछ मत लिखना, अभी चलने दो। ठीक, अब जैसा अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप क्या बोलोगे? प्लस 3Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मैंने कहा ठीक है भाई साहब 3E। सब 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मैंने कहा ठीक है 4E। अरे बात समझ में? ठीक है सर, ओके। मैंने ये क्या है? बोले सर ये स्क्वायर है, जैसे पहले मैंने लिखा था वैसे ही मैं लिख देता हूँ, ये स्क्वायर है जिसकी लेंथ L है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूं तो शायद आपको एक चीज समझ में आ रही हो कि सर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2Q की वजह से यहाँ पर, वो अबे आएगी। बोले कितनी आएगी? ई डैश। बोले ई डैश मैं लिख लेता हूं KQ बटे R स्क्वायर। ये डिस्टेंस अगर L है तो ये L√2 हो जाएगा, तो ये आप यहाँ लिखोगे L√2 का होल स्क्वायर। दो कैंसिल आउट हो गया, ये KQ बटे L स्क्वायर, मतलब ई ही आ गया, ये वापस ई ही आ गया। आगे बात समझ में? ठीक है सर, ओके। तो अगर मैं ई नेट एट ए पूछूंगा तो आई थिंक 3E 4E का रिजल्टेंट 5E, और 5E और E बराबर 6E। ये तो अब आप नहीं बोलोगे वरना आप बहुत बड़े गधे कहलाओगे, क्योंकि ये डिस्कशन हमारा हो चुका है। 3E और 4E का जो रिजल्टेंट जाएगा वो किधर जाएगा? वो इधर नहीं जाएगा, वो कहीं इस तरफ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया। तो वही सवाल चल रहे हैं, सेम एज इट इज वही सवाल चल रहे हैं। तो मैं अगर आपसे यहां से पूछूं कि भाई ये बताओ इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे कैसे फिर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिटर्न एज, बोले सर जी 3EI कैप माइनस 4EJ कैप, और इसका कंपोनेंट कर लो E/√2 आई कैप, और नीचे की तरफ E/√2 J कैप। मतलब जितने क्वेश्चन पढ़े थे, किसी चार्ज को कहां पे रख दूं कि उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, छोरा छोरी के बीच में नहीं आना है, वो सारे सवाल सेम एज इट इज तेरे बनकर तैयार हो जाएंगे, सेम एज इट इज। घड़ी वाला सवाल देखो, तुम यहाँ पे घड़ी वाला क्वेश्चन देखो, जैसे ये वाला घड़ी वाला क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला घड़ी वाला क्वेश्चन, ये वाला घड़ी वाला क्वेश्चन किया था, ये हाँ क्या मैं लेके आया हूँ, देख अब ये साथ नहीं दे रहा यार, मैं लेके आया हूँ सवाल, जो बच्चे सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं। घड़ी वाले क्वेश्चन में क्या था? घड़ी वाले क्वेश्चन में था कि भाई सेंटर पे चार्ज प्लस क्यू रख दिया तो उस पर फोर्स बताओ कितना होगा। अब सवाल कैसा हो जाएगा? बोले अब सवाल ऐसा बन जाएगा कि भाई साहब मैंने ऐसे चार्ज रखे तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तो तुझे कुछ नहीं करना, वो चार्ज सेंटर पे रखा था उसकी वैल्यू 1 पुट करते, खत्म। या उसको भूल जा, तो देख ये अब ये लिखने की जरूरत नहीं है तेरे को, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज की क्लास के नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आज की क्लास के नोट्स लिखने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए ये हमने सॉल्व किया था, उस दिन हमने अच्छा खासा समय दिया था, 20-25 मिनट दिए थे, 15-20 मिनट इसको। अब कैसे करेंगे? बोले अब ये बात बोलेंगे कि सवाल में क्या चेंज है। वो कहना चाह रहा है एफ नेट की जगह वो जानना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। तो इसका मतलब ये जो चार्ज बाज हटा इसको हटाओ, तो तरीका तो वही हो गया। मैं आपसे पूछूं भाई मेरे कि मुझे तो ये बता, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जो होगी, सर ये 12Q है तो 12F हो जाएगी, यहां पर ये Q था तो F हो जाएगी। अरे F की जगह E तो बनेगा, F की जगह भैया E बन जाएगा, F की जगह E बन जाएगा। बात तो वही है,
ये वो चीज अच्छे समझ पा रहे होंगे जिन्होंने क्लास अटेंड की है। पहले फोर्स लिख रहे थे, अब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। अरे बात समझ में, पॉजिटिव चार्ज है तो अबे इसकी वजह से ये 12 ई, इसकी वजह से इधर ई, इसकी वजह से इधर 2 ई, इसकी +3 क्यू की वजह से इधर 3, इसकी वजह से उधर, इसकी वजह से उधर, इस 6 क्यू की वजह से 6 ई। वही क्वेश्चन यहां भी वही आ जाएगा। बस यहां पर एफ को ई लिख दो, एफ को ई लिख दो, खत्म सवाल। एफ को ई लिख दो, 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 हो गया। आगे बात समझ में, हो गया सवाल। जैसे पहले हम लोग बोला करते थे कि सिमेट्रिक केसेस में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही थी। ये बात समझना, सिमेट्रिक केसेस में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही थी। जैसे ये था कि भाई ये वो बताओ, सॉरी सॉरी, पहले हम लोगों ने बोला था कि सिमेट्रिक केसेस में सेंटर पे अगर चार्ज रख रहा था तो उससे फोर्स 0 आ रहा था। आई होप आपको याद होगा, ये क्वेश्चन हमने किए थे पहले। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। यहाँ पे चार्ज क्यों रख दिया था, अरे बात समझ में, मैं लेके आया हूँ, दिखा देता हूँ इस पे। ठीक है, आज थोड़ा सा भाई साहब थोड़े से बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं आज ये भाई साहब। ठीक है, याद करो ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, ये वाले क्वेश्चंस। कहाँ गए भाई साहब, कहाँ गए भाई साहब, कहाँ गए भाई साहब, कहाँ गए भाई साहब, कहाँ गए, ये गायब गायब मार दी भाजी इन्होंने। ये वाले गायब हो गया, ये वाले क्वेश्चन याद कर, ये वाले क्वेश्चन हमने किए थे, ये वाले। ठीक, हमने बोला भाई साहब इस पर नेट फोर्स बताओ 0, इस पर नेट फोर्स बताओ 0, इस पर नेट फोर्स बताओ, सर तीनों थे 0। सर यहाँ पे क्यू 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 तो नेट फोर्स 0, सेंटर वाले पे नेट फोर्स 0, रिंग रखा हुआ है, सेंटर वाले पे नेट फोर्स 0, सेंटर वाले पे नेट फोर्स 0। तो भाई मेरे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन की है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन की है, फोर्स अपॉन क्यू, यू नॉट बोल रहे टेस्ट चार्ज। तो भाई अगर किसी बंदे पर, किसी चार्ज पर जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। इसका मतलब वो सारे सवालों में जहां जहां किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स 0 हुआ था वहां वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो वो तेरे सेम सवाल फिर से यहां बन जाएंगे, जो तेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर दोबारा दोबारा लिखने की। तो उससे सीधे सवाल पूछा जाएगा, बोले भैया ये बता दो इन जगह पर, इन जगह पे बता दो यहाँ पर कि भाई यहाँ इन जगह पे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो कहेगा सर ये क्यू ये होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसकी वजह से पीछे दोनों कैंसिल आउट, ई बराबर 0। सर ये प्लस क्यू मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सर ये इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, 3 वेक्टर है इक्वलेंट 120 डिग्री पर, रिजल्टेंट 0। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये खा गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये खा गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ये खा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। याद कर ऐसे समझाया था। इसका रिश्तेदार ये है, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करी उसने कैंसिल कर दी। इसका रिश्तेदार ये है, इसने जो पैदा करी इसने खा गया। उसी प्रकार इसका रिश्तेदार ये, इसका रिश्तेदार ये सारे आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड को खा गए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्यों, यहाँ पर अगर आप एक कोई पॉइंट चार्ज पकड़ोगे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका एक रिश्तेदार यहाँ पे बैठा हुआ है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। सेम क्वेश्चन फिर से, फिर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आपसे कहूंगा भाई साहब कि सपोज मैंने यहाँ पे खाली पार्ट दे दिया, याद करो ये वाला सवाल कि ये +3 क्यों रख दिया, खाली रख दिया, तो बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो क्या कहेगा, मेथड नंबर 1, सर यहाँ पर प्लस क्यू ले दो, एक माइनस क्यू ले दो। सर ये पीले पीले प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, निगेटिव के से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी टुवार्ड्स। सेम वही सवाल, नो नीड टू राइट ऑन द कॉपी। या दूसरा मेथड क्या बोलोगे, सर दूसरा मेथड आप इंडिविजुअल बात कर लो चाहो तो, मेथड नंबर 2 में आप इंडिविजुअल बात कर लो। सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, ये आपस में कैंसिल आउट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, उधर आ गई के क्यू बाई आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में। फिर आपका क्वेश्चन हमने याद कर, हमने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा था, इस प्रकार का कि भाई ये पूरा यहाँ पर जो है खाली है, तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, फोर्स कितना होगा। पहले फोर्स पूछा था हमने, तो अब यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा। ये सब हटा दो, तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख दो कि भाई साहब इस जगह पे ये पॉइंट ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितने लिखोगे। सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक, इसकी वजह से ये वाला पार्ट ये गायब हो गया यहाँ पर। ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। देख इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट, इसकी वजह से कितनी आ जाएगी सर, के क्यू बटे आर स्क्वायर आ जाएगी। अगर ये डिस्टेंस आर है तो बाकी चीजें अब लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। हरी बात समझ में। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भाई ये स्लो हो रहा है कि हमने एक छोटा सा टुकड़ा फेंक के मार दिया और छोटा टुकड़ा निकाल के फेंक दिया। बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सॉरी भाग गया क्या, ठीक, बताओ अगर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट निकाल के फेंक दिया तो आप क्या बोलोगे, सर अगर आप ये छोटा सा टुकड़ा पकड़ते हो, इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका रिश्तेदार वहां बैठा हुआ है, इसके रिश्तेदार की इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके रिश्तेदार ने कैंसिल कर दी। उसी प्रकार का इसके सामने जो यहाँ पे डीएल होगा, इसके सामने जो यहाँ पे डीएल होगा जिसपे चार्ज डीक्यू होगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उससे कैंसिल करने वाला रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आएगी वही नेट है, क्योंकि बाकी सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड को उनके रिश्तेदारों ने कैंसिल कर दिया। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे आप, सीधा एक लाइन में लिखोगे ई एट द सेंटर बराबर के डी क्यू बटे आर स्क्वायर। खत्म कहानी। आपसे पूछा जाए डी क्यू बता दो, तो डी क्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, क्यू बटे 2 पाई आर इंटू डी एल। हो गया सेम सवाल। अरे बात समझ में, सेम सवाल, सेम वही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन। फिर याद कर, हम बोला करते थे कि भाई किस जगह पे चार्ज रख दूं, किस जगह पे चार्ज रख दूं, ठीक है, कि उस पे फोर्स 0 हो। तो वही सवाल फिर से आ जाएंगे, ठीक, कि बताओ नल पॉइंट कहां पर होगा, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तुम कहोगे सवाल सेम ही है, सवाल सेम ही है, छोरा छोरी के बीच में नहीं आना है और कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास रहना है। तो यही सवाल मैं एक करके दिखा देता हूं, बाकी कल कर लेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। कि सर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सर छोरा छोरी के बीच में नहीं आना है, ये छोरा, जैसे सपोज ये सवाल दे दूं, छोरा छोरी के बीच में नहीं आना है, कम वाले के पास रहना है। वही सेम मेथड, सवाल में पूछेगा भैया बता दे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगी 0, तो भैया छोरी छोरी के बीच में तो रहना है भाई। मान लो ये डिस्टेंस x है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड k 4q बटे एक्स स्क्वायर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड k 9q बटे l माइनस एक्स स्क्वायर। सेम वही तो सवाल है, बस यहां पर एक्स्ट्रा क्यू डैश आ गया था, यहां क्यू डैश रखा तो क्यू डैश आ गया था। खत्म, सॉल्व कर लो, सेम सवाल आ गए। सबके आंसर सेम है, सबके आंसर सेम है, सबके आंसर सेम है। ये सवाल हो गया, याद कर हमने क्या लिखा था, वेयर वी शुड प्लेस क्यू डैश सो दैट क्यू डैश रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अब मैं आपसे इस लाइन को चेंज करके आपसे कह दूंगा कि फाइंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। आप फिर से वही लाइन लगाओगे, छोरा छोरी के बीच में कभी नहीं आना है, छोरे छोरे के बीच में आ सकते हो, छोरी छोरी के बीच में भी आ सकते हो, कम मैग्नीट्यूड वाले के पास रहना है। सर छोरा छोरी बीच में नहीं आना है, सर चार्ज छोटा है तो यहां पर आ गया। खत्म। उसी प्रकार के तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो गए। तुमने सवाल गलती करी थी, मेरे को याद है, तो अब यही सवाल देख, ये आई, इसको एक झलक देख ले, यहां पर एक झलक देख ले इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमने बोला था कि यहाँ क्यू डैश रखा, ये इक्विलिब्रियम पर है, तो एक्स बताओ क्या होगा। अब यही सवाल यहां कैसे बनेगा कि भाई वो पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ 0 कहां पर है। तो हमें पता चला ये से पॉजिटिव या नेगेटिव, ये छोरा ये छोरी, इनके बीच में तो भाई साहब कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहां पर होगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा सर, के क्यू बटे एक्स स्क्वायर, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा, के 4q बटे एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये लिखोगे। तो देख ध्यान से देख, अगर मैं यहां क्यू डैश को भूल जाऊं या क्यू डैश की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो देखिए सेम ही तो मैथ्स है, पूरी पूरी मैथ्स एक ही है, सेम वही तो चलना है। के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, मतलब आपको ये समझना है कि सवाल अलग नहीं है, दीज आर द सेम क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द क्लास। ये वही क्वेश्चंस हैं, ठीक, इनका आंसर भी वही आएगा, क्वेश्चन भी वही आएगा। तो बस मुझे लगता है 1 घंटे का टाइम हो गया है शायद, ठीक है। चलो आज की क्लास में यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है, 1 घंटे का टाइम हो गया है, आज की क्लास में यहीं पे छोड़ता हूँ। तो देखिए यही चीज है, यही चीज है, सेम सवाल है, यही चीज है, सेम सवाल है, यही जैसे याद करो, जैसे याद करो, तुम लोगों ने गलती करी थी ये वाले सवाल में, ये वाले सवाल में तुम एपीजीपी में फंस गए थे। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा क्यू डैश पे मैंने सेंटर पे क्या रख दी, सेंटर पे मैंने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया, बताओ उस पर कितना फोर्स लगेगा। मैंने ये सवाल दिया था आपको, फिर पूरा सॉल्व किया मैंने। उसी प्रकार से यहां सवाल क्या बन जाएगा, यहां सवाल ये बन जाएगा कि ऐसे चार्ज यहां पे रखे हुए हैं, तो बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ कितना होगा। सेम पैटर्न, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सब जुड़ जाएंगे। तो यही जो क्वेश्चन था आपका, वही क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, मैं आपसे पूछ लूं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन कितना होगा, तुम सीधा बोलो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो भाई इसको हटाओ ना, क्यू नोट को, क्यू नोट को हटाओ, ले बन गया वही सवाल, बन गया वही सवाल, बन गया वही सवाल, आंसर, ठीक। और ये जो एफनेट कह रहा है, इसको भैया ई लिख ले, ई, ई कहां पर मेरे भाई, सेंटर पर। खत्म कहानी। तुम्हारी चैटिंग ऑन कर रहा हूं, मन तो कर रहा था थोड़ी क्लास और खींच लूं इस पे, ठीक है, लेकिन मैंने बोला था 1 घंटा क्लास, तो आई थिंक मेरे को अब क्लास यहाँ पे छोड़ देनी चाहिए। सारे बच्चे अब मुझे बताओ कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, बोलो। अब तुम्हारे लिए चैलेंजिंग टास्क बस इतना सा है कि आप नोट्स कैसे लिखेंगे, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है। मुझे 15-20 या आधे घंटे का समय दीजिएगा, मैं बढ़िया तरीके से आपके नोट्स बना के अपलोड करा दूंगा, एज इट इज उसको लिख लीजिएगा। जिसको मैं लिखूं ये लिखना है, मतलब वो लिखना है, बाकी मत लिखना। बोलो, आगे बात समझ में।
फिर समझ, वो कह रहा है खींचो सर। नहीं यार, बस बस भाई बस, ठीक है ना। वो उसको बंदे की बात सच सच साबित हो जाएगी, जो कह रहा था पक्का 9 बजे तक खींचेगी, ठीक है। याद कर, अच्छा लास्ट में याद है तू, कल कल की क्लास में चलते चलते हमने ये क्वेश्चन भी किया था। देखे, ये वाला क्वेश्चन भी किया था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन याद आ गया होगा आपको, है ना, कि बताओ उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो मैं आपसे ये पूछ लूंगा इसी सवाल में, मैंने कहा भैया बता दे, ये पॉइंट ए है, बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लूंगा, ठीक। तो पहले फोर्स का स्टेटमेंट था, मैं फिर से वही काम करूंगा, एक्स पे जाकर डीएक्स पकड़ लूंगा, उस पर चार्ज जितना, उसकी वजह से सर अब क्यू डैश को भूल जाओ ना, इस क्यू डैश को दिमाग से निकाल दो। अब इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, एक्स पे जाके डीएक्स पॉइंट चार्ज पकड़ लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी डी। तो बस ये तुम्हारा डी हो गया, ये ले। बस इसमें क्यू डैश को दिमाग से निकाल दो, या क्यू डैश की वैल्यू 1 पुट कर दो, 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 हो गया सवाल, ये जो भी आया इसके बाद आंसर खत्म। अरे बात समझ में, तो ये सब सेम ही है, सब सेम ही है। मतलब मैं एक लाइन में ये सारे सवाल खत्म कर रहा हूं और क्लास को अब खत्म कर रहा हूं। कल की और परसों की क्लास में जिस चार्ज पर हमने फोर्स निकाला था, उस चार्ज की वैल्यू 1 पुट कर दो तो उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। यही तो एसकेसी था, कि एक कूलम चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वही उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और उधर जिधर फोर्स लग रहा है उधर उसकी डायरेक्शन है। मतलब जितने सवाल हमने कल किए हैं, ये थोड़ा हैंग कर रहा है तो ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है हमारी स्पीड को, लेकिन अगर आप, आई होप मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। हम लोगों ने बोला फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज, फोर्स ऑन दिस चार्ज, फोर्स ऑन दिस चार्ज, फोर्स ऑन दिस चार्ज, ठीक है। इतने सारे चार्ज रख दिए, बताओ इस पर कितना फोर्स होगा। तो बस जिस पे फोर्स निकाल रहे थे उसकी वैल्यू 1 पुट कर दे बस तू, जो टर्म बच गया तेरा वही तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे क्यू डैश रखा था, क्यू डैश की वैल्यू 1 पुट कर दे, क्योंकि एक कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही तुम्हारी उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई, ठीक है। आई विश, आई होप इस छोटे से सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। थोड़ा मेरा गला भी ठीक नहीं है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि, पता नहीं मैं चीज़ें ठीक से डिलीवर कर पाया हूँ या नहीं डिलीवर कर पाया हूँ, आई रियली डोंट नो। तुम्हारी चैट तो बता रही है कि शायद आपको समझ में आ गई है बात। अब मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, मुझे आप आधे घंटे का समय दीजिएगा, ठीक है। मैं तुम्हारे नोट्स प्रिपेयर कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। उसको बाद जितने भेजू नोट्स उतने ही लिखिएगा, उसके अलावा मत लिखिएगा। मैं लिख दूंगा कि ये लिखना है और ये नहीं लिखना है, ठीक है बेटा। मिलते हैं कल की क्लास में, अपना ध्यान रखिए। और अगर सारी बातें समझ में आ गई हो, चाहे कोई बच्चा लाइव देख रहा हो या रिकॉर्डेड देख रहा हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि मेरा पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आ गया। इसी चीज को कल किसी दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपका रिवीजन कराऊंगा, शुरू के 20-25 मिनट, उसके बाद फिर मैं चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। आप ये मत समझिएगा कि कल मैं आगे बढ़ाऊंगा, ना 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 ना, आज जो पढ़ाया है ना, कल मैं फिर रिवाइज कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखिए बेटा, समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। टेक केयर।